नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में। जैसा कि नाम है संस्कृत विश्वविद्यालय, तो बात करेंगे संस्कृत की, क्योंकि उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में कहते हैं कि ये क्या है, देवभूमि उत्तराखंड। कहीं भी ये चीज़ आप लिखा हुआ पाएंगे, जब भी आप उत्तराखंड आएंगे आपको हमेशा ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। लिखते हैं तो देवभूमि उत्तराखंड लिखते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चूँकि संस्कृत देवों की भाषा मानी जाती है, यानी कि देवता संस्कृत का प्रयोग करते थे। अभी क्या स्थिति है, लोग इसके बारे में कितना अवेयर हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान तो होगा ही। और इसी विषय पर हम बात करने के लिए आए हुए हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में, और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र जी। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप इस विश्वविद्यालय में। साथ में डीन ऑफ एकेडमिक्स डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी जी हैं। आप व्याकरण विभाग के हेड के रूप में भी यहाँ कार्यरत हैं। तो मैं आप लोग दोनों लोग का तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले सवाल सर, आपके हाथ में चूँकि माइक है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, तो आपसे यही सवाल करना चाहूँगा सर कि आखिर देवभूमि उत्तराखंड तो कहते हैं, पर देवताओं की भाषा का उपयोग क्यों नहीं करते हम लोग? बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने अवसर दिया मुझे। आपने प्रश्न किया है कि यह देवभूमि है तो यहाँ देव भाषा का उपयोग क्यों नहीं करते हैं लोग। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देव भाषा का उपयोग यहाँ प्रायः होता ही है। यदि हम केवल व्यवहारिक बातचीत की बात करें, परस्पर विचारों का जो आदान प्रदान है वो भले हिंदी भाषा में, कुमाऊनी या अन्य भाषा में हो जाए, पर देव भाषा का उपयोग तो होता ही है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे 4 धाम यहाँ हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे यहाँ तीर्थ हैं, और देवभूमि है ही। यहाँ अधिकतम तीर्थों में, अधिकतम मंदिरों में आप जाएंगे, आप संस्कृत का वहाँ दर्शन कर सकते हैं। संस्कृत का उपयोग होता है, चाहे वो कर्मकांड हो, कथा हो, या कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप हो, उसमें संस्कृत का प्रयोग होता है। संस्कृत का उपयोग होना एक, जैसे आप जो बात कर रहे हैं कि संस्कृत का उपयोग होता है जब हम धार्मिक कर्मकांड करते हैं तो। जी। लेकिन ये क्या सर, मैं आपसे अरविंद सर आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ जब हम धर्म की बात करते हैं तभी ये संस्कृत का उपयोग जरूरी है, या तभी संस्कृत का उपयोग होना चाहिए, या कभी आम बोलचाल की भाषा में भी संस्कृत का उपयोग होगा? बिल्कुल सही प्रश्न किया है आपने अखिलेश जी। जी, देव भाषा, देवभूमि, इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। विद्वांसो ही देवाः कहा जाता है। जी, हमारे इस भारत भूमि में पहला राज्य है जहाँ पर संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न ये है आपका कि ये बोलचाल में किस सीमा तक व्यवहार में है। ये हमारा विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय है, हमारा प्रदेश संस्कृत प्रदेश है, इन अर्थों में कि यहाँ की भाषा देव भाषा है, दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, स्थान प्राप्त है। एक विशेष चरित्र का विश्वविद्यालय है। यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर और विश्वविद्यालय के बाहर परिसर में सभी स्थानों पर जो अंतः क्रियाएँ होती हैं विद्यार्थियों के बीच आपस में, या एते विद्वांसः अस्माकं सम्मुखे तिष्ठन्ति विलसन्ति, आवयोः मध्ये यदा व्यवहारः भवति संस्कृतमाध्यमे नैव भवति। भवद्भिः साकं यदा व्यवहारः भवति चेत् भवन्तः संस्कृतं जानन्ति तर्हि तु सौकर्यं भवति, अन्यथा तो कदाचित् एक पक्षतः एव संस्कृतं कश्चित् वदति तर्हि अव्यावहारिकं भवति इति। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अभी जो है, अभी सर ने काफ़ी संस्कृत में बहुत सारी बातें कह दी। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, जो मुझे समझ में आता है, थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, बोल नहीं सकता। जैसा आपने कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति संस्कृत भाषा में लगातार बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है, तो ये अव्यवहारिक माना जाता है। सत्यम, जैसा आपने बात कही। अव्यवहारिक का मतलब यह है कि एक तरफ से संस्कृत, दूसरी तरफ से हिंदी, तो तीसरी तरफ से अंग्रेजी, हाँ, समानांतर बात नहीं हो पाती है। इसलिए जहाँ कहीं किसी जो संस्कृत भाषा भाषी नहीं है, यदा तैः साकं संस्कृते व्यवहारः भवति तदा तो
समान व्यवहारः नहि भवति। एतदालक्ष्यैव वयं तत्र ये संस्कृतज्ञाः ये विद्वांसाः भवन्ति तैः साकं तावत् संस्कृतमाध्यमेनैव वार्तां कुर्मः, अन्यथा तु हिन्द्यां हिन्दी संस्कृत सदृशी एव भाषा भवति। तत्र एतादृशी अस्माकं मान्यता। अतः जो हम लोग कक्षा हो, कक्षा के बाहर परिसर हो, परिसर के बाहर सड़क मार्ग हो, सड़क मार्ग नहीं, जहाँ कहीं हरिद्वार और ऋषिकेश नगरी संस्कृत नगरी हैं। उत्तराखंड देवभूमि में 3 गांव ऐसे हैं जो संस्कृत गांव घोषित किए गए हैं, और तत्र सर्वे आबालवृद्धाः संस्कृत एव वदन्ति, संस्कृत एव व्यवहारं कुर्वन्ति, संस्कृत माध्यमेनैव सर्वाणि कार्याणि तत्र कुर्वन्ति। ये हमारे प्रदेश की, हमारे इस देवभूमि की विशिष्ट पहचान तो है, जो विशिष्ट जिन चरित्र गांवों है। की आपने बात की, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ये विश्वविद्यालय हम देखते भी हैं दोस्तों। विश्वविद्यालय घूमते हुए, परिसर में घूमते हुए थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे तो आप लोग भी थोड़ा सा स्टैटिक की वजह थोड़ा सा डायनेमिक लगेगा। देखिए अंग्रेजी वर्ड यूज कर लिया, अब ये जो है गतिमान सा थोड़ा सा महसूस होगा आप लोग को, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। मान्याः तिवारी वर्याः सन्ति, जी एभिः सह तत्र थोड़ा चलते रहते संस्कृत हैं। माध्यमेनैव वार्ता भवति। तो प्रसिद्ध वैयाकरणाः सन्ति। जी मम विभागस्तावत् शिक्षाशास्त्र विभागः, एभिः साकं मिलित्वैव वयम् अहमपि संस्कृते वक्तुं तत्र पारयामि। देखिए दोस्तों ये चूंकि मैंने सवाल जो पूछा था बिल्कुल सही सवाल पूछा था, जवाब मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपको ज्ञान नहीं है और आपने किसी विद्वान व्यक्ति से कुछ सवाल पूछ लिया तो आपको जवाब इतना भरपूर मात्रा में मिल जाएगा कि आप उसको ट्रांसलेट और डिकोड करते रह जाएंगे। लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कुछ गांव ऐसे हैं जिसको संस्कृत गांव घोषित किया गया है, मुझे ऐसा समझ में आया। और उन संस्कृत गांव को जो घोषित किया गया, इन्होंने बोला कि वहाँ बच्चे और बूढ़े दोनों संस्कृत बोलते हैं, सभी लोग संस्कृत बोलते हैं। हम उस गांव में भी कभी चलेंगे अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा। सर आपसे मैं अब सवाल करना चाहूँगा कि और हम ये भी चाहते हैं थोड़ा चलते हुए रहें, हम लोग आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हुए रहें तो बेहतर रहेगा। सर आप ये बताइए, जैसे चूँकि आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि संस्कृत चूँकि देवों की भाषा मानी जाती है, जैसा हम कह रहे हैं, और उत्तराखंड में देवभूमि की हम बात करते हैं। उत्तराखंड में चूँकि संस्कृत आपने द्वितीय स्तर पर राजभाषा घोषित कर दिया गया है, तो जिम्मेदारी आप लोग की और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आखिर संस्कृत को आप लोग किस तरीके से उसको आप जर्नलाइज्ड फॉर्म में लोगों तक लेकर के जाएं। क्योंकि शिक्षा देना, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इंग्लिश में पढ़ता है बट वो इंग्लिश बोलना कई बार नहीं जानता, तो पढ़ाई अलग है और उसको अपने जीवन में उतारना अलग है। तो क्या कभी ऐसी कोई स्थितियां बन सकती हैं, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं या कोई ऐसी व्यवस्थाएं बन सकती हैं जिससे कि हम संस्कृत को व्यवहारिक भाषा के रूप में उपयोग में ला सकें, और उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? सर आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी, और हमारे मिश्र जी ने भी इस बारे में बताया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड एक बहुत छोटा सा प्रदेश है, यह जी संस्कृत प्रदेश है, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा इसी प्रदेश ने दिया है। जी, आप इस छोटे प्रदेश में यदि देखेंगे तो एक स्वतंत्र संस्कृत विश्वविद्यालय है जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था, उसका एक भव्य परिसर भी हमारे यहाँ देवप्रयाग में है। जी, संस्कृत अकादमी हरिद्वार में है। जी, 45 से अधिक संस्कृत विद्यालय हैं जो यहाँ संचालित हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त देखेंगे तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, चाहे कुमाऊं विश्वविद्यालय है या फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय है, सब जगह संस्कृत विभाग है। और हर स्तर पर संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत भारती के कई संस्कृत शिविर प्रायः हर शहर में आयोजित हो रहे हैं। तो संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी कार्य यहाँ हो रहा है। लोगों की रुचि भी काफ़ी संस्कृत में यहाँ है। संस्कृत के लिए यहाँ लोगों में काफ़ी समर्पण है। और जहाँ तक हमें अनुभव किया है कि आप व्यवहारिक बातचीत की बात कर रहे हैं, संस्कृत में बातचीत क्यों नहीं होती जी। तो अभी आपने कहा, बता ही दिया कि यदि संस्कृतज्ञा भवन्ति तही वयम परस्परम संस्कृते व्यवहरामः। संस्कृतज्ञ लोग मिलते हैं तो हम लोग आपस में संस्कृत बोलते ही हैं। यहाँ तक आप हम लोग का फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादि भी देखेंगे तो वो किसी के जन्मदिन की बधाई भी हो तो हाँ, शुभकामनाएं हम नहीं लिखते हैं, प्राय वर्धापनानी हम लोग लिखते हैं। वर्धापनानी के मतलब बधाइयाँ। अच्छा। तो
हम लोग जो संस्कृत समझने में थोड़ा बहुत समर्थ है, उससे भी संस्कृत बोलने की ही कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, सर्वथा जो, क्योंकि तीर्थ है, नगर है, कुंभ नगरी है, यहाँ देश विदेश के लोग आते रहते हैं। जी। जो बिल्कुल संस्कृत समझने में समर्थ नहीं है, उनसे हमें हिंदी या अन्य भाषाओं में बात करना पड़ता है, उसके लिए हम विवश हैं। पर आपस में जो भी संस्कृतज्ञ हैं या संस्कृतानुरागी हैं, वे परस्पर संस्कृत भाषा में यहाँ व्यवहार करते हैं। नहीं, और देवभूमि जिस तरीके से सर सवाल मेरा ये है, जी। हम इधर थोड़ा चलते हैं। जिस तरीके से मेरा सवाल ये है कि पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि भारतवर्ष में हम लोग अंग्रेजी के लिए जी। काफ़ी मेहनत करते जी, हैं। जी। बच्चों को छोटी क्लास से सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं हम। जी। तो जब छोटी क्लास से अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, तो क्या छोटी क्लास से हम संस्कृत पढ़ाने का काम नहीं कर सकते? क्योंकि पहले तो बहुत कुछ कंपल्सन हुआ करता था कि आप संस्कृत पढ़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। जी। बट आज की कंडीशन तो ऐसी नहीं हो पाती। मैं समझता हूँ कि छठी क्लास तक बच्चा संस्कृत तो टच तक नहीं करता है, जी। जी। और आप अंग्रेजी, जो कि शायद हमारे यहाँ की सर ना ही मातृभाषा है और ना ही हमारे यहाँ कभी संस्कृति रही है कि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी के लिए जब सरकारें इतनी प्रेशराइज होकर के काम कर रही हैं, संस्थाएं हैं जो कि काम करती हैं, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज चलते हैं, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं डेवलप किया जाना चाहिए? संस्कृत संस्थान है आपका और बहुत बाकी सारे सुंदर। सरकारें हैं, सरकार को भी इस पे काम करना सर, मैं चाहिए। आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ जी कि आपने सही कहा कि पहले उत्तर भारत में प्रायः जी परंपरागत संस्कृत क्षेत्र में प्रथमा से कक्षा का आरंभ होता था, छठी कक्षा से संस्कृत का आरंभ होता था जी। प्रायः उत्तर भारत में। जी पर अब उत्तराखंड प्रदेश में पहली कक्षा से, पहली क्या, उससे भी जो छोटी कक्षा होती है, वहाँ से लेकर संस्कृत पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम भी बन चुका है, एक विद्यालय भी खुल चुका है, और उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। पहली पहली कक्षा से, पहली कक्षा से, नर्सरी, पहली से भी नीचे की जो कक्षा होती है, हाँ, वहाँ से संस्कृत पढ़ेगा बच्चा। बिल्कुल उसका पाठ्यक्रम भी बनाया जा चुका है, जिसमें हमने भी कुछ सहयोग किया था, और एक तैयार हो चुका है। अतिशीघ्र हो सकता है कि आपके सामने भी आ जाए वो। अच्छा, और तो ये जो आपने कहा स्पीकिंग, हाँ। हाँ, परस्पर बातचीत के लिए संस्कृत की बात की आपने। जी। हम लोग खुद विश्वविद्यालय में एक ऐसा पाठ्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से चलाना चाहते हैं, जी जो यहाँ से हम बैठे बैठे सबको संस्कृत सिखाएंगे। संस्कृत जो भी बोलना चाहता हो या व्यवहार करना चाहता हो या संस्कृत में कुछ जानना चाहता हो, तो वो जुड़ करके संस्कृत जान सकता है। इसके लिए बहुत शीघ्र ही हम अपने यहाँ से एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आप जो हम बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए जो क्लासेस शुरू करना चाहेंगे हम, छोटे बच्चों के लिए क्लासेस अब शुरू होने वाली हैं। कई बार ऐसा लगता है ना आप लोग को कि अगर आपका छोटा बच्चा संस्कृत सीख गया तो कहीं पंडित ना बन जाए। ये बहुत बड़ा डाउट है, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि संस्कृत पढ़ा तो बच्चा पंडित हो जाएगा, जब पंडित हो जाएगा तो बच्चा करेगा क्या? क्यों सर? ऐसे लोगों की धारणाएं हैं, तो ऐसे लोगों की धारणाओं को खत्म करने का सर आप जरूर कुछ काम आप हमारे दर्शकों की जो धारणाएं, इसको धारणाओं को खत्म करना चाहिए। पंडित बहुत व्यापक शब्द है जी। पंडित शब्द का अर्थ होता है व्यवहार का प्रबल ज्ञाता, जबरदस्त जिसको ज्ञान हो, सांसारिक ज्ञान हो, जिसको शास्त्रीय ज्ञान हो, जिसको समझ हो, सदाचारी हो, वो पंडित है। तो पंडित शब्द कोई केवल इसी अर्थ का बोध नहीं कराता है कि मंदिर में कर्मकांड कराए या हमारे सामाजिक संस्कारों का संपादन करे। वो अपनी श्रेष्ठ मति के साथ कर्मकांडों के संपादन करने वाला, सदाचारी, समाज की जबरदस्त समझ रखने वाला, और अनाचार, पापाचार, दुराचार, मिथ्याचार, व्यभिचार, जितने प्रकार के घटिया आचार हैं उनकी स्पष्ट समझ करके केवल अच्छा आचरण करने वाला, अच्छा ज्ञान रखने वाला पंडित कहलाता है। तो पंडित एक बहुत ही व्यापक शब्द है, उसे संकीर्णता में बांधना ठीक नहीं है। दो बातें मैं और जोड़ देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने काफी प्रकाश डाला है। संस्कृत लोगों के मुंह की भाषा हो, लोगों के ग्रीवा की भाषा बने, घर की भाषा बने, इसके लिए विश्वविद्यालय, चूंकि प्रदेश में संस्कृत का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय है, इसके लिए विश्वविद्यालय ने संस्कृत ग्राम गोद लिया है, और उस गांव में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जितने भी
गांव के विकास से जुड़े जितने एस्पेक्ट हैं, जितने पक्ष हैं, सब में तत्र संस्कृत माध्यमे नैव सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। इतः विश्वविद्यालयतः जनाः गच्छन्ति, अस्माकं विद्वांसः प्राध्यापकाः प्रोफेसराः ये भवन्ति, ते गच्छन्ति, तत्र प्राप्य तत्र प्रधानेन सह, महिला प्रधानेन सह, पुरुष प्रधानेन सह या ग्रामीणैः सह संस्कृत माध्यमेनैव स्वकीयं व्यवहारं तत्र संपादयन्ति। एक बात। दूसरी बात, अभी सर ने बताया कि हम एक पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। एक बड़ी बात और आपसे साझा कर दें अखिलेश जी, आपने बड़ा वीणा उठाया है संस्कृत को इस तरह से चैनलाइज करके लोगों तक पहुंचाने का। चैनल के माध्यम से हम आपको साधुवाद देते हैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, माननीय कुलपति महोदय की ओर से, आदरणीय कुलसचिव महोदय की ओर से। विश्वविद्यालय ने माननीय कुलपति महोदय की प्रेरणा से, कुलसचिव महोदय के सहयोग से विश्वविद्यालय में एक कम्युनिटी रेडियो सेंटर संचालित करने जा रहा है, जिसका भारत सरकार के साथ एक जो हमारा LOI मिल गया है वो प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है। भगवान चाहेगा तो संस्कृत नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में आपकी वाणी कम्युनिटी रेडियो सेंटर के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचेगी और ये एक बड़ी बात होगी। ये आप लोग के लिए खुशखबरी है। मतलब अगर आप संस्कृत अब आप संस्कृत में जो है रेडियो के फॉर्म में सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गाने सुनिए, गाने सुन करके सो जाइए। आप संस्कृत में भी श्लोक सुनेंगे, संस्कृत में आप गाना भी सुनेंगे और उस फिल्मी गीत संस्कृत में आपको अभी आज के समय में आ भी रहा है, वो भी आप देख सकेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अब 2 सवाल करके सारी अब आज के डिस्कशन को मैं समाप्त करना चाहूँगा। संस्कृत हम बात तो कर रहे हैं, एक जनता को मैं कुछ शब्दों में चाहूँगा कि आप लोग ये ज़रूर बताएं कि इसका संस्कृत का इम्पोर्टेंस क्यों है। मतलब संस्कृत क्यों, मतलब संस्कृत लोग क्यों पढ़ें। सबसे बड़ी बात होती है कई बार, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पाठ्यक्रम तो बना दिया पर हम थोप रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं तो सिर्फ डिग्री के लिए आ रहे हैं। तो बात यह है कि आखिर जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम इसको संचालित करना भी चाहते हैं तो वो संस्कृत के इम्पोर्टेंस को लोग समझ सके कि वाई संस्कृत, मतलब संस्कृत क्यों। एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, निहायत प्रासंगिक है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। आपसे अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत भारी भारी शब्दों का प्रयोग न करके सीधे सीधे कहूं कि स्वयं का निर्माण करना है, परिवार का निर्माण करना है, समाज का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है और अल्टीमेटली विश्व के कल्याणार्थ विश्व का कल्याण करना है तो संस्कृत पढ़ना पहली आवश्यकता होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके पीछे तर्क है जी, और बड़ा तर्क है। कहते हैं कि उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। स्वयं से स्वयं का कल्याण, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से, शरीर सौष्ठव की दृष्टि से योग विद्या का आश्रय लेकर के आगे बढ़े, चाहे वो मानसिक सामर्थ्य की दृष्टि से गीता विद्या को लेकर आगे बढ़े, चाहे वो अपने कैरियर जिसको आप वृत्तिक दृष्टि से, केवल कर्मकांड ही नहीं है संस्कृत आर्मी में संस्कृत की उपयोगिता है, धर्मगुरु के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं में संस्कृत की उपयोगिता है, संस्कृत विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेकर के इवन एक अंग्रेजी के प्रोफेसर हो, एक संस्कृत का सामान्य सा विद्यार्थी हम जैसा हो, तो मैं क्षमा याचना पूर्वक बड़ी ये निवेदन करना चाहूँगा विनम्रता के साथ कि लोग उनको विद्वान नहीं कहेंगे, उस साधारण से विद्यार्थी को विद्वान जरूर कहेंगे जो संस्कृत का पढ़ा है। उसके पीछे ये मान्यता होती है कि ये जन्मना विद्वान है, क्योंकि विद्वान है और विद्वान होने के कारण देवकल्प हैं, देव भाषा बोलते हैं। ये सारी बातें हैं जो संस्कृत को श्रेष्ठतम ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ते हैं जी। आबाल वृद्ध आज का वातावरण संस्कृतमय हो रहा है। हाँ, जितना किया जाना है उससे और अधिक किए जाने की आवश्यकता है। एक दूसरी बात, सरकार पक्ष से जितना किया जाना है नहीं किया जा रहा है।
प्राइम मिनिस्टर हमारे समय समय पर अपने उद्बोधन में संस्कृत शब्दों को, संस्कृत सूक्तियों को कोट करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पूरे देश, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। लेकिन नहीं, यही बात जब हम देखते हैं, देश का पहला प्रदेश देवभूमि जिसने संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया, यहाँ सरकार की ओर से जितनी अपेक्षा है उतना काम नहीं किया जा रहा है और बहुत किए जाने की आवश्यकता है। हम आपकी सराहना करते हैं इस बात के लिए कि आपने हम लोगों को संस्कृत के विषय में, संस्कृत को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा विश्वविद्यालय माननीय कुलपति महोदय के दिशा निर्देश में संस्कृत शिक्षा मंत्री माननीय अरविंद पांडे जी के कुशल नेतृत्व में जो काम कर रहा है, इसके लिए आपने ये अवसर दिया। आपको बहुत बहुत साधुवाद अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिवारी जी। तो दोस्तों यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर ने जैसा बताया आप लोग को कि संस्कृत पे जितना काम किया जा रहा है वो तो सराहनीय है, लेकिन इससे बेहतर काम भी करने की आवश्यकता है, जो कि सरकार आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम करेगी, जैसा सर ने बताया। और ये संस्कृत का जो उद्देश्य बताया सर ने कि अगर विश्व का कल्याण करना है तो संस्कृत पढ़िए। अब मैं सर आपसे वही बात, सेम सवाल कि संस्कृत के इम्पोर्टेंस, मतलब संस्कृत क्यों, एक बच्चा संस्कृत क्यों पढ़े, माँ बाप अपने बच्चों को संस्कृत क्यों पढ़ाएं, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि संस्कृत के इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि शायद माँ बाप, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं अपने बच्चों को डेवलप करने के लिए, तो प्रेशराइज करें तो क्यों करें, क्यों पढ़ाएं संस्कृत। सर आपने प्रश्न किया कि संस्कृत क्यों पढ़ें। जी, प्रश्न आपका बड़ा सरल है, पर ये सरल नहीं, इसके उत्तर के लिए ये समय पर्याप्त नहीं है। इसके उत्तर के लिए काफ़ी समय अपेक्षित है। नहीं, कभी हम ये भी करते हैं सर, कभी ऐसा भी होगा कि हम इस पर खुल के चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी और भी हाँ, लोगों से इस बात पर संस्कृत के प्रभाव, संस्कृत के महत्व लेकिन को हम आज स्पष्ट जो है, कर पाएंगे। आज जो है चूंकि एक वाक्य में हम बताना चाहें सर, एक वाक्य में हम बताना चाहें जी, तो मानव को मानव बनना है, मनुर्भव सिद्धांत को यदि वस्तुतः साकार होते देखना है तो फिर उसके लिए संस्कृत पढ़नी ही होगी और कोई उपाय है ही नहीं। सर ने भी बताया कि संस्कार आप कहाँ पाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः ये आपको कौन सिखाएगा जी, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना कौन सिखाएगा आपको। और यही नहीं, केवल ज्ञान की ही बात नहीं, विज्ञान के भी हर क्षेत्र का किसी न किसी रूप में संस्कृत के साथ संबंध है। और चाहे वो कला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, संस्कृत में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका वर्णन किसी न किसी रूप में न हुआ हो। उसके उद्धार का, उसको सामने लाने का समय आ चुका है और इस दिशा में काम भी हो रहा है। रही बात, आपने पहले ही कहा था कि पंडित पढ़ते हैं या जो पढ़ते हैं वो पंडित हो जाते हैं, इस भ्रम को कैसे हटाएंगे। सर ने जवाब दिया, भ्रम जी, पंडित का मतलब केवल कर्मकांडी नहीं होता है। हाँ, पंडा हमारे यहाँ संस्कृत सर शब्द यही है, बुद्धि को कहते हैं। हमें तो सिर्फ भ्रम को हटाना है। हाँ, मुख्य उद्देश्य भ्रम तो कैसे पंडित हटाएं। का शाब्दिक अर्थ तो बुद्धिमान होता है, बुद्धियुक्त होना होता है, शाब्दिक अर्थ है। हाँ, क्योंकि पंडा शब्द का अर्थ होता है प्रशस्त बुद्धि। बुद्धि के भी कई भेद हैं, लेकिन उसमें भी सदसद विवेचनीय बुद्धि ही पंडा, जो सत असत है, सही गलत है, वस्तु अवस्तु, इनका यथार्थ निर्णय करने में सक्षम बुद्धि है, विवेक, हाँ विवेक, उसका नाम पंडा है। और ऐसी प्रशस्त बुद्धि संपन्न व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। फिर भी यदि लगता है कि नहीं भाई पंडित से हम तो वही अर्थ समझेंगे जो आज तक समझते आ रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आज संस्कृत का अध्ययन न केवल जाति विशेष के लोग करते हैं, अपितु हर जाति के लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और हर धर्म के लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। हमारे गुरुजी सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम के संस्थापक आज यशस्शेष हैं, वो श्रद्धेय वासुदेव द्विवेदी शास्त्री गुरुजी, वो कहा करते थे कि जब जींस पहनकर मुंह से संस्कृत निकले और धोती वाले अंग्रेजी बोले, समझना कि हमारी संस्कृत का प्रचार होगा और उसकी आवश्यकता है। देवराहा बाबा कहा करते थे। तो मुझे लग रहा है कि अब वैसा नहीं है कि संस्कृत पढ़ रहा है तो पंडित ही है। पंडित तो वास्तविक रूप में है, पर वो पंडित नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और संस्कृत सब लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। आपको उदाहरण देखना हो तो संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम कराती है, बच्चों की प्रतियोगिता। आप उस प्रतियोगिता में जाकर देख सकते हैं कि यहाँ संस्कृत की प्रतिभाएं कितनी हैं, कितने लोग संस्कृत के प्रति समर्पित हैं, आप देख सकते हैं। और सामने कुंभ हमारे आने वाला है, कुंभ हमारे सामने आने वाला है। इस कुंभ में हम लोग संस्कृत को लेकर काफ़ी कुछ करेंगे
और संभव होगा तो हम लोग चर्चा भी करेंगे जी, बिल्कुल। और बहुत कुछ आपके सामने हम लोग लाएंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया आप लोग को कि पंडित का मतलब विद्वान, पंडित का मतलब जैसा विवेक की आपने बात की कि जो बिल्कुल हर चीज़ को सही तरीके से समझ सकता है, हर चीज़ को सही तरीके से समझा सकता है, उतने अच्छे शब्द शायद मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इन लोग की भावनाओं को और पूरे जो जिस्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा कि मानव को मानव बनना है, विश्व का कल्याण करना है तो संस्कृत आपको अपनाना पड़ेगा। ये एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब जींस पहनकर हम संस्कृत में बोलें और धोती कुर्ता पहन करके हम अंग्रेजी में बोलें, ऐसे भी चीज़ें बीच में आई। तो दोस्तों, हम आए हुए थे, आज अचानक हम आए और अचानक आकर के हमें दो गुरु मिले। डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र जी हमारे साथ और साथ में डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी जी, दोनों लोग मिले। दोनों लोगों ने संस्कृत पर हमने चर्चा किया, एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में कैसे हम संस्कृत को जनता तक लेकर के आ सकते हैं, उस पर हमने बात की। और हमने ये भी बात की कि किस तरीके से संस्कृत को जर्नलाइज में लेकर के आएंगे और किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या क्या काम संस्कृत में हो रहा है। तो ऐसी पूरी जानकारियों के लिए पहले सर आप दोनों लोग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक ये इन्फॉर्मेशन लेकर के शायद अब संस्कृत पढ़ना शुरू कर देंगे और इस बात का जो भ्रम है, कुछ भ्रम, वो भ्रम भी दूर हुए होंगे। और ये भी बात है कि आगे बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जिस पे हम बार बार कभी आप लोगों के साथ बैठ के चर्चा किया करेंगे और हमारी जनता को, हमारे व्यूवर्स को ये समझने का प्रयास आप लोग भी करेंगे और साथ में मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स भी समझने का प्रयास करेंगे कि संस्कृत का इम्पोर्टेंस क्या है। और देवभूमि उत्तराखंड को देवभूमि बनाने के लिए, देवभूमि को एक एडिशनल चीज़ें एड ऑन करने के लिए संस्कृत पढ़ना कितना ज़रूरी है ये भी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अगर ये प्रोग्राम आज का हमें आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, शेयर ज़रूर कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो का बटन दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर।